एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेरेंडा आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज का सेशन सिर्फ एक न्यूज एनालिसिस नहीं है, बल्कि आपके यूपीएससी जर्नी का एक और कदम है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेगा। इस जर्नी में न्यूज हेडलाइंस से ज्यादा जरूरी होती है उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, उनका कॉन्टेक्स्ट और आपके तैयारी के लिए उनका रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फोकस करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स पर, जैसे कि जीडीपी और एक फैक्ट्री आउटपुट डेटा का एनालिसिस होगा, फिस्कल डेफिसिट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक रीसेंट डेवलपमेंट किया है मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये जो इश्यूज है प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और याद रखिएगा हमेशा, इकोनॉमी कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द वेलबींग ऑफ द सिटीजन, विजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड समटाइम्स इवन द मिराज ऑफ ग्रोथ दैट हाइड्स द स्ट्रक्चरल वीकनेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक यूपीएससी स्टूडेंट के नजरिए से, जहां हर करंट अफेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है और हर डेटा एक डायरेक्शन है और हमारा हर एनालिसिस होगा आपके रैंक डिसाइड करेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडे सेशन विद द 5 टॉपिक्स ऑफ दैट हैव मेड स्पेस इन द न्यूज़पेपर टुडे। लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ नंबर्स जो 2024 और 25 के फिस्कल ईयर के थे, which are provisionally estimated to be 6.5%. Now, while this number might seem respectable at first glance, it's actually the slowest annual growth in India has recorded since the pandemic year of 2020-21. इसका मतलब ये है कि पहली बार इकोनॉमी ने comparatively low momentum दिखाया. Although the fourth quarter saw a bounce back of 7.4%, but it wasn't enough to compensate for the sluggish growth in the earlier quarter. अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे जल्दी से, तो जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। A fall in growth rate doesn't mean the economy is shrinking, it simply means it's growing at a very slower pace. अब ये समझना जरूरी है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद ना इंडिया कॉन्सिस्टेंटली 7% के आसपास ग्रो कर रहा था, लेकिन इस बार 6.5% पे एस्टिमेट हुआ। ग्लोबल सोर्स स्लोडाउन की वजह से या टाइट मॉनेटरी कंडीशंस की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन चैलेंजेस होते हैं, तो वो थोड़ा ग्रोथ को ड्रैग करेंगे। लेकिन इसकी सिल्वर लाइनिंग ये है, डिस्पाइट द मॉडरेट परफॉर्मेंस, इंडिया इज स्टिल आउटपरफॉर्मिंग मेनी एडवांस्ड इकोनॉमीज व्हिच आर ग्रैपलिंग विद स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, उन्होंने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया का ग्रोथ डिफरेंशियल पोस्ट कोविड एरा में अभी भी बेटर है देन 2003 एंड 10 जो बूम एरा में देखने को मिला हमें। दिस मीन्स दैट इवन इन अ ग्रोथ स्कार्स वर्ल्ड, इंडिया हैज मैनेज्ड टू रिमेन रिजिलिएंट। अगर हम इसको यूपीएससी एस्पायरेंट की नजर से देखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जहां पे जो है जीडीपी ट्रेंड्स का क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, आप ये 6.5% का फिगर आंसर राइटिंग में मेंशन करना, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल प्लानिंग के और अगर कोई पोस्ट कोविड रिकवरी पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हो, तो यू कैन मेंशन कि ये जो जीडीपी रेट है इस साल का, कैसे उसने अफेक्ट किया, व्हाट इज द नंबर एक्सेट्रा, दैट वुड हेल्प यू इन राइटिंग द आंसर्स। Let's try and understand the article even more detailed way. So now let's break down the GDP performance sector wise, because understanding which sector are driving growth, which will help us decode the deeper structural trends in the Indian economy. Talking about agriculture, livestock, forestry and fishing, the quarter 4 में उसका sector grew by 5.4%, a very significant jump from just 0.9% in the same quarter last year. For the full fiscal year देखा जाएगा तो growth stand at 4.6%, up from 2.7% in the financial year of 2024. This suggests a very strong resilience rural में, most likely due to good rabi output या improved monsoon support की वजह से। ये डेटा हमें दिखाता है कि पैंडेमिक के बाद भी भारत की रूरल इकोनॉमी ने अपने फंडामेंटल्स को मेंटेन रखा है। Even amid urban slowdown, rural Bharat still holds ground. और ये हमारे यूपीएससी के आंसर में एक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्ट्रास्ट होगा। अगर देखेंगे मैन्युफैक्चरल सेक्टर में, Q4 का जो ग्रोथ है वो आया 4.8% को, मेकिंग इट द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, बट देयर इज अ कैच हियर। फुल ईयर ग्रोथ जो हुआ वो ड्रॉप टू 4.5% कंपेयर टू 12.3
into previous fiscal year का जो था. The sharp moderation clearly shows कि post-COVID rebound effect was worn off. Industrial output is now slowing and there's very weak momentum in the sectors like automobile, consumer durables and textiles. अब इसका मतलब यह है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस में अभी भी स्केल और एफिशिएंसी के चैलेंजेस बहुत हैं और यहाँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे PLI स्कीम या उसका इम्पैक्ट भी ग्रेजुअली अनफोल्ड हो रहा है. If we talk about the construction sector, now this is the very bright spot. यहाँ हमें ये देखने को मिला जो Q4 की ग्रोथ थी वो 10.8% में दिखी. फुल ईयर ग्रोथ भी 9.4% थी. थोड़ा कम था लास्ट ईयर से लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस में. अभी ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स पुश फ्रॉम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली अंडर PM गति शक्ति या भारतमाला हो गया या अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स हुए. तो ये सेक्टर जो रहेगा हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है स्पेशली फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स. तो इस सेक्टर की परफॉर्मेंस जो होती है डायरेक्टली सोशल स्टेबिलिटी और कंजम्पशन ग्रोथ से भी रिलेटेड होती है. इफ यू टॉक अबाउट द टर्शरी सेक्टर, यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, 7.3% था Q4 का ग्रोथ और फुल ईयर का if I have to tell you the full year growth of this it was 7.2%. So this slowdown is mostly due to the global slump impacting IT services, exports and financial sectors. ये सेक्टर इंडिया के GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जैसे कि ऑलमोस्ट 53%. इसीलिए अगर हम इसमें स्लो डाउन का मतलब रहेगा कि ग्लोबल डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है which India can't fully shield itself from. आपको ये स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ इंडियन GDP रहेंगे, उसको हेल्प करें, अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग जो रिवील कर रहा है कि बॉटलनेक्स क्या है, सर्विसेज सेक्टर में अब कितना ग्लोबली वल्नरेबल है ये बताता है हमें ये सारे सेक्टर्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसके रेलेवेंस कौन से थीम से होंगे and you can write this sectors उनके डेटास properly in your answer writing to enhance it. अभी तक हम देख रहे थे जो GDP के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के क्या पिक्चर था, लेकिन इकोनॉमी की असली डेप्थ समझने के लिए हम कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स भी देखना चाहते हैं जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और पॉलिसी लेवल सिग्नल्स. देखेंगे कि हाउस होल्ड कंजप्शन में क्या है हमारे लिए. फिस्कल ईयर 2024 और 25 में हाउस होल्ड कंजप्शन ने 7.2% की ग्रोथ देखी which is a jump from 5.6 year last year. This is a very positive indicator for India's consumption led economy. कंजम्पशन लेड. सो इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हाउस होल्ड स्पेंडिंग मतलब हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बेटर रूरल इनकम या इंप्रूव परचेसिंग पावर एक्सेट्रा. आप ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी लार्जली डिमांड ड्रिवन है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर हाउस होल्ड ज्यादा खर्च करेंगे तो वो बिजनेस और सर्विसेज को स्टिमुलेट करेगी, एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करेगा फॉर डिमांड एंड प्रोडक्शन. इफ यू टॉक अबाउट द gross fixed capital formation, this refers to the investment in physical assets, factories, roads, equipment, infrastructure. तो इस साल growth in gross fixed capital has slowed down to 7.1% compared to 8.8 in 24. This signals a very dip in private sector as well. ये इसीलिए हुआ होगा, थोड़ा सा पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो थी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी. अगर सस्टेन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और उनकी कैपेसिटी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में ये इम्पैक्ट कर सकता है. पॉलिसी मेकर्स को ये समझना होगा कि हमारी जो मीडियम टर्म ग्रोथ होती है तभी सस्टेनेबल होगी जब इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा. इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर पॉलिसी फोकस, तो आगे चलकर हमारी पॉलिसी मेकर्स को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए. द इंडिकेटर सजेस्ट कि हमें नीड टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में रहेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा या एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में होता है. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो शॉर्ट टर्म डिमांड कुशन है वो हमें मिल सकता है. साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें एक ग्राउंड भी रेडी कर सकते हैं ये सारे इनिशिएटिव से. GS3 मेंस आंसर ऑन ग्रोथ चैलेंजेस, यू कैन यूज दिस
कंजम्पशन बूस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फोकस एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको एक मेंस आंसर लिखने में. सो प्लीज गो थ्रू दिस आर्टिकल वंस अगेन आफ्टर यू लिसन टू द explanation. So now let's move to our second issue जो है गवर्नेंस इनोवेशन की तरफ, जिसका फोकस है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ डेवलपमेंट डेटा. बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स डैशबोर्ड, अ टेक एनेबल्ड सिस्टम टू मॉनिटर द स्टेट्स प्रोग्रेस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स. डैशबोर्ड लॉन्च किया. ये डैशबोर्ड अलाउ करता है सीएम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स टू मॉनिटर द रियल टाइम डेटा अक्रॉस की डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका. ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स डेटा ड्रिवन गवर्नेंस. जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन रियल टाइम डेटा का यूज करता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ते हैं. इसके अगर की फीचर्स देखोगे आप तो द डैशबोर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट इज होस्टेड एट dashboard.karnataka.government.in. ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा आर्टिकल में. ये मॉनिटर करेगा 4 की पिलर्स को: इकोनॉमिक ग्रोथ, लीगल और जुडिशियल एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को. ये जो स्ट्रक्चर है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की अगर बात करेंगे तो ये क्लियरली दिखाता है कि स्टेट लेवल गवर्नेंस अब सिर्फ वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये भी इंश्योर कर रहा है कि सर्विस एफिशिएंटली रीच कर रही है या नहीं. यूपीएससी के लिए जैसे तो ये मॉडल एक एग्जांपल है जहां आप जीएस2 में लिखते हैं ना गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो ऐसे डैशबोर्ड्स का जिक्र आप जरूर करें, आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा. टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि द डैशबोर्ड यूजेस एपीआई इंटीग्रेशन टू पुल लाइव डेटा फ्रॉम द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, व्हिच मींस देयर इज नो मैनुअल अपलोडिंग. बहुत फ्यूअर एरर्स होंगे, रियल टाइम एनालिटिक्स होगा एंड आर ऑलवेज अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स. यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक क्लिक पर देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्कीम का स्टेटस क्या चल रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव यूज की अगर इसमें बात करेंगे तो जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के हैज डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड सीईओज ऑफ द जिला परिषद टू स्टे at district headquarters, monitoring data regularly, resolve citizen grievances on time. और ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहां डेटा को हम लोग गवर्नेंस के साथ लिंक कर सकते हैं. एंड इस तरह का मैकेनिज्म बॉटम अप डेवलपमेंट मॉनिटरिंग में भी हेल्प करेगा, है ना. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 थीम, जहां पे ई गवर्नेंस में भी आता है, गवर्नेंस में भी आता है. एनी टाइम इफ यू राइटिंग एसे और समथिंग ऑन अकाउंटेबिलिटी टूल्स एक्सेट्रा गवर्नेंस में, so you can mention this as an example. Let's try and understand कि क्यों ऐसे इनिशिएटिव्स को गुड गवर्नेंस के फ्रेमवर्क्स में इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है. हमें इससे पता चलता है कि ये जो डैशबोर्ड है सिर्फ डेटा नहीं दिखाएगा, ये एक टूल बन जाएगा, एक गवर्नेंस कैटलिस्ट है जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को डिलीवर करने के लिए फास्टर, स्मार्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट आउटकम्स. अगर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की बात करेंगे तो ये जो रियल टाइम डेटा का इंसाइट मिलेगा, इसकी वजह से स्टेट लेवल डिसीजंस बहुत ही ज्यादा टारगेटेड और फैक्ट बेस्ड होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एमजी नरेगा फंड यूटिलाइज हो रहा है और वो लो है, तो उस डेटा को देखकर हम तुरंत इंटरवीन कर सकते हैं. अब आप आंसर लिखते वक्त ये पॉइंट ऐसे लिख सकते हो जैसे आप पॉलिसी पैरालिसिस हो, लीकेजेस हो या स्कीम फेल्यूर्स की बात करेंगे तो ऐसे डैशबोर्ड को आप एज अ सॉल्यूशन वहां बोल सकते हो. इंप्रूव कोऑर्डिनेशन की बात करें, जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं अकेले काम करते हैं, अगर ये डैशबोर्ड होगा तो क्या करेगा, उनको एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे सारे डिपार्टमेंट्स जो है अपडेट कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे और एक दूसरे का प्रोग्रेस रिव्यू भी कर पाएंगे. एक बहुत ही हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है ये गवर्नेंस, व्हिच इज स्पेशली यूजफुल इन मल्टी सेक्टरल स्कीम्स लाइक स्मार्ट सिटीज, पोषण अभियान एक्सेट्रा. टाइमली एग्जीक्यूशन भी बहुत ही रियल टाइम मॉनिटरिंग मींस रियल टाइम करेक्शन, जहां पे डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो या वेलफेयर डायरेक्ट बेनिफिट ये हो, तो ग्रीवियंसेस रिड्रेसल होगा तो बहुत फास्टर होगा एंड क्विक रेक्टिफिकेशन मिलेगा. इस बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन भी एक बढ़ जाता है और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी इससे. सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करें तो डैशबोर्ड का एक पब्लिक एक्सेस मिलेगा, तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी टूल बन जाएगा. ये सिटीजंस कैन ट्रैक व्हाट्स हैपनिंग इन योर ओन ब्लॉक और विलेज. तो इससे क्या होगा, इट एम्पावर्स सिविल सोसाइटी, मीडिया, ऑपोजिशन को भी डेटा मिल जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है
डिजिटल इंडिया और जन भागीदारी दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप इसको रोल ऑफ ई गवर्नेंस एंड इम्प्रूवमेंट ट्रांसपेरेंसी में लिख सकते हो, ये सारे सिग्निफिकेंसेस। लेट्स नाउ टर्न टू एन इम्पोर्टेंट वार्निंग सिग्नल इन द इंडियन इकोनॉमी, द डिक्लाइन इन फैक्ट्री आउटपुट। डिस्पाइट लो इन्फ्लेशन, ये फोकस करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP पे एंड द ब्रॉडर परफॉर्मेंस ऑफ द कोर सेक्टर्स। IIP ग्रोथ जस्ट 2.7% देखा हमने अप्रैल में। It has fallen sharply from 5.2 in April 2024 से अभी 22.7 तक आ गया है। ये गिरावट स्पेशली सीरियस इसीलिए है क्योंकि फैक्ट्री आउटपुट इकोनॉमी का एक रियल टाइम हेल्थ इंडिकेटर होता है, और जब आउटपुट स्लो होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जॉब्स, वेजेस एंड कंज्यूमर डिमांड्स पे। हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स थे, ओनली 0.5% ग्रोथ देखने को मिली उसमें। कोर सेक्टर जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इंडस्ट्रीज आते हैं, they make up to 40.27% of the IIP production. अप्रैल 2025 में इनका ग्रोथ 0.5 था कंपेयर टू द हेल्दी 6.9 लास्ट ईयर। ये डिक्लाइन सिग्नल करता है कि इंडस्ट्री सप्लाई चेन स्लगिश हो रही है, स्पेशली इन हेवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड इनपुट्स। हमें हमेशा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कोर सेक्टर जो होता है डायरेक्टली इंडिकेट करता है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोमेंटम को। IIP जो होती है इट इज एक एज अ इंडिकेटर भी है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी फोरकास्टिंग बाय RBI एज वेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस एज वेल। इन्फ्लेशन जो है 3.16% था। इंटरेस्टिंगली इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एट 3.16 विच इज एक 6-year लो देखने को मिला। बट द प्रॉब्लम इज हाउ इन्फ्लेशन हैजंट रिवाइव्ड कंजम्पशन, particularly in rural areas, demand remains weak अभी भी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शनरी सिचुएशन है जहां पे लो इन्फ्लेशन है बट ग्रोथ भी लो है। इसको हम एक टर्म बोलते हैं स्टैगफ्लेशन रिस्क इन इकोनॉमिक थ्योरी। अभी ये जो फिस्कल ईयर 25 है उसमें IIP प्रोजेक्शन जो था ओनली 4% है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो फुल ईयर IIP ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड जस्ट 4%, which would be the lowest in the last 4 years. This is a very red flag for the economic recovery, especially in a year when we expected India to outperform the global peers. तो ये जो stagflation जैसे वर्ड्स आते हैं इकोनॉमी में, ये सारे वर्ड्स का आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करना। थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर आप इसको सारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिवाइज करोगे ना, it will give you a better understanding to follow the news in the newspaper. जिसको भी परेशानी होती है आर्टिकल समझने में, it will help you like that. जैसे जैसे हमारे आर्टिकल्स में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, I'll be definitely explaining it to you. But from your end, you keep revising, maintain the separate note for it. हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट मैट्रिक्स, ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट मैट्रिक्स है ये क्या है, क्योंकि नंबर्स इंपॉर्टेंट हमेशा नहीं होते, कॉन्सेप्ट समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे IIP, कोर इंडस्ट्रीज क्या है, इन्फ्लेशन लिंकेजेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा। तो लेट्स ब्रेक डाउन कि ये कोर कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे मोर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट्स अ मंथली इंडिकेटर दैट मेजर्स द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स। ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, और द बेस ईयर करंटली यूज्ड इज 2011 to 12। ये बहुत ही प्रॉक्सी इंडिकेटर होता है फॉर इंडस्ट्रियल हेल्थ। जैसे पल्स चेक होता है बॉडी का, वैसे IIP टेल्स अस हाउ एक्टिव आवर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो किसने रिलीज, कौन रिलीज करता है इसको, फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके रिलीजेस की, और बेस ईयर कौन सा यूज होता है, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज की। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी प्रीवियस टॉपिक्स एज वेल। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और उनका शेयर कितना होता है, दैट एंड ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई विल बी अटैचिंग दैट इन द नोट्स एज वेल। तो ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना 8, तो वो फाउंडेशन है, क्योंकि बाकी के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इनके आउटपुट पे डिमांड करती है। तो इसीलिए अगर कोर सेक्टर वीक हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी लो हो रहा है, और फैक्ट्री के इनपुट्स की डिमांड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो रही है। तो लेट्स गो टू द थर्ड वन, इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन। ये
ये ऐसा लिंक है जो फॉलिंग इन्फ्लेशन जो होता है इज कंसिडर्ड अ गुड साइन, क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगे तो लोगों का रियल इनकम बढ़ेगा, दे कैन स्पेंड मोर। लेकिन अगर इन्फ्लेशन लो होने के बावजूद कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, रूरल डिमांड जो है डिप्रेस्ड है। इस फिनोमेनन को समझना यूपीएससी मेंस में बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, स्पेशली आप जब इंक्लूसिव ग्रोथ या पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बारे में लिख रहे हो। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स है, आईबी और 8 कोर इंडस्ट्रीज और इन्फ्लेशन कंजम्पशन रिलेशनशिप एक्सेट्रा, हर साल आपको किसी ना किसी फॉर्म में प्रीलिम्स में एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है। तो आप इसको बाय हार्ट करने से अच्छा, मगिंग करने से अच्छा थोड़ा सा ट्रेंड को इंटरप्रेट करना सीखिए। तो इससे क्या होता है, अपने आप कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के एक रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स की। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पड़ता है ना पूरे ग्रोथ स्ट्रक्चर पर। तो देखते हैं कि ये की इम्प्लीकेशंस कैसे, क्या बताते हैं हमें। रूरल डिस्ट्रेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल स्लोडाउन का सबसे पहला इम्पैक्ट दिखता है रूरल इकोनॉमी पे, और स्पेशली उन लोगों पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं या डेली वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, उन पे डिपेंडेंट होते हैं ये। तो ये सेक्टर स्लो डाउन करेगा, उसका मतलब है जॉब कम, वेजेस भी बहुत लो होंगे और लेस डिमांड इन रूरल मार्केट देखने को मिलेगा। और जब रूरल डिमांड गिरेगा तो ये जो एफएमसीजी है, टेक्सटाइल्स है और एमएसएमई, उसका इफेक्ट वहां तक पहुंच जाता है। साइक्लिक डिमांड स्लो डाउन का एक कॉन्सेप्ट है ना, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो GS3 में। लो इनकम लेवल्स की बात करेंगे तो इवन इन्फ्लेशन इज लो, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी कंस्ट्रेंड है। ये इसीलिए है क्योंकि बिकॉज इनकम जनरेशन वीक हो रही है, फैक्ट्रीज और माइंस का प्रोडक्शन कम होने का मतलब है फ्यूअर मैन डेज है, लेस ओवर टाइम कर रहे लोग और पेमेंट्स में भी डिले होता है। हमें एक फ्रेज याद रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी विदाउट इनकम स्टेबिलिटी दैट रिजल्ट वुड डिमांड इन स्टैग्नेशन ओनली। ये एक ऐसा बोल सकते हो आप कि एक बहुत ही मेच्योर लाइन है which you can use in your answers and try to understand it with this article point of view as well. हम देखेंगे कि जब मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे सेक्टर स्लो होते हैं ना, तो ओवरऑल जो जीडीपी है उसको ड्रैग करेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होते हैं और बहुत ही वैल्यू एडिशन ड्राइव करते हैं। तो इनका स्लो डाउन जो होगा ऑटोमेटिकली जीडीपी को नीचे खींचेगा। इवन इफ सर्विसेज और एग्रीकल्चर आर परफॉर्मिंग बेटर, इट वुड नॉट हेल्प द जीडीपी ड्रैग। रूरल डिस्ट्रेस, लो इनकम जैसे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसको आप व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ट्राई टू कोट दिस। एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड एनालिसिस करना आप जब भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे आप। टुडेज आर्टिकल्स वी हैव सीन, हमने इकोनॉमी पे बहुत डिस्कशन की है, इसके सारे नोट्स आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। आप when you try to maintain the notes also try to keep revising it, ताकि कोई अगला आर्टिकल या अगले न्यूज आए ऐसे ही इम्प्लीकेशंस पे या ऐसे कुछ, तो आपको रूरल डिस्ट्रेस हो या ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने में आसानी होगी नेक्स्ट टाइम। अभी तक के हमने देखा कि इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के रीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पर हमारे आंसर में तो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं ना। तो अब हम कुछ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे या पॉलिसी रिकमेंडेशंस डिस्कस करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल। गवर्नमेंट एक्शंस की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इट इज टू स्ट्रेंथन द रूरल इनकम, और ये कैसे होगा, बाय इम्प्रूविंग एमएसपी मैकेनिज्म, कल के सेशन में देखा हमने, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके, जॉब गारंटी स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा को थोड़ा सा और एनहांस करके, परचेसिंग पावर जब बढ़ेगी तो ओवरऑल कंजम्पशन को भी एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट को अपनी एक्सपोर्ट फोकस डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, सिर्फ यूएस यूरोपियन यूनियन पे डिपेंडेंट ना होके इंडिया शुड लुक टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एज वेल। ये डाइवर्सिफिकेशन इंडिया को एक्सटर्नल शॉक से इम्यून बनाता है।
If we talk about private sector initiatives, private companies जो है need to step up by increasing capital expenditure capex जो होता है, especially in sectors that are not tariff sensitive. ये है यानी कि ये जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ग्लोबल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे या ग्रीन टेक पे या फार्मास्यूटिकल्स पे एक्सेट्रा. इससे नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी बट रेजिलियंस भी बिल्ड होती है अगेंस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक. और जो ग्लोबल इकोनॉमी के अनसर्टेनिटीज होते हैं ना, उस पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता. और आपके मेंस आंसर में प्राइवेट सेक्टर का रोल इन नेशनल बिल्डिंग जब भी आप लिखोगे, ये एग्जांपल्स आप जरूर मेंशन करना. एक्सपोर्ट सेक्टर फोकस की बात करेंगे तो इंडिया शुड फोकस ऑन सप्लाई चेन स्टेबिलिटी एंड इन्वेस्ट इन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसिंग एंड डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स. साथ ही में आप देखोगे ट्रेड अग्रीमेंट्स को आप स्ट्रेटेजिकली निगोशिएट कर सकते हो, सो दैट इंडिया का डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगा ऑन वोलेटाइल एक्सटर्नल मार्केट्स और सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ अचीव कर सकेंगे हम लोग. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत ही अच्छा थीम है. उसके अंडर आप ये एक्सपोर्ट सेक्टर फोकस का एग्जाम्पल दे सकते हो. हमने रिवाइवल स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे से यहाँ पर डिस्कस किया. डिमांड साइड में देखोगे तो रूरल इनकम बूस्ट करना चाहिए, सप्लाई साइड में देखोगे तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाना चाहिए, ग्लोबल देखोगे तो एक्सपोर्ट को रीअलाइन करना चाहिए. अब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर रेडी हो गया यहाँ पे. तो whenever you are listening to the video, you can have a note with you and then try and note down whatever structure we are forming when we are analyzing the article. आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी इकट्ठी करनी होती है. There is no separate preparation timing for both of it. तो जैसे ही प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट फैक्चुअली रिवाइज कर सकते हो आप, उसी टाइम पे आप मेंस के आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना. एवरी डे इफ यू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल आंसर और सारे जो न्यूज़पेपर में आने वाले अच्छे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, एग्जाम्पल्स को यूज करके आप लिखोगे एग्जाम में, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड योरसेल्फ इन द रैंक. Now let's talk about something that's at the heart of fiscal policy. India's ability to control its spending and manage its deficit responsibly. For fiscal year 2024-25, Government of India has successfully met its fiscal deficit target of 4.8% of the GDP, despite falling short of expectations in income tax collection and disinvestment receipts. ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है जो बताता है कि गवर्नमेंट ने टाइट फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है इवन इन लो ग्रोथ एनवायरनमेंट. फिस्कल डिफिसिट होता क्या है? फिस्कल डिफिसिट होता है वो गैप बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल नॉन बोरोड रिसीप्ट्स. इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए कमा रहा है और उसका खर्चा 120 है, तो 20 का जो फिस्कल डेफिसिट होगा जो बोरो करके हम पूरा करेंगे. ये जो डेफिसिट है फिस्कल ईयर 2025 में 15.77 लाख करोड़ का हुआ था. Why it is meeting 4.8% का टारगेट ही इम्पोर्टेंट है. अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है. इन्वेस्टर प्रिफर्स कंट्रीज विद डिसिप्लिन बजट. क्रेडिट रेटिंग्स की बात करेंगे तो फिस्कल प्रूडेंस होता है, improves India's international credit outlook as well. If we talk about monetary stability, it allows RBI to maintain interest rate flexibility. अगर बोरोइंग को कंट्रोल करेंगे तो डेफिसिट कंट्रोल होगा, लेस मार्केट क्राउडिंग होगी, लो बॉन्ड यील्ड्स होगी. इस अचीवमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक्सेसिव बोरोइंग से बचाव किया है जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को या रूपी डेप्रिसिएशन का रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा. अब इसको हम ये आर्टिकल को हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट वर्सेस रेवेन्यू डेफिसिट में क्वेश्चंस आते हैं और कौन रिप्रेजेंट करता है, मिनिस्ट्री कौन सी करती है फिस्कल डेफिसिट को, वो भी पूछेगा. आपको देखिएगा मेंस में पूछेगा कोई बैलेंसिंग ग्रोथ या फिस्कल प्रूडेंस के बारे में. तो ये एक बहुत ही मॉडल एग्जांपल है. जब आप आंसर लिख रहे हो, हाउ कैन द गवर्नमेंट एंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग ग्रोथ, ये बहुत ब्यूटीफुली आप लिख सकते हो. टू अंडरस्टैंड द फिस्कल डेफिसिट अचीवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स. How much money the government earned, how much it spent, and what gaps emerged. So let's break it down further.
हम देखेंगे कि एक क्लियर एक्सरे ऑफ इंडिया फिस्कल मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 का। टोटल रिसीप्ट जो है 30 लाख करोड़ के थे। गवर्नमेंट ने जो कमाने का प्लान बनाया था उसमें ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर लिया है, बट इट वाज स्टिल स्लाइटली शॉर्ट ऑफ द फुल बजटेड एस्टिमेट। टोटल एक्सपेंडिचर जो था 46.55 लाख करोड़ का था। एक्सपेंडिचर वाज आल्सो वेल मैनेज्ड, थोड़ा ओवररन हुआ, अंडरस्पेंड भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है बजटरी डिसिप्लिन को, विच इज क्रूशियल फॉर रेटिंग एजेंसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगा। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 15.77 लाख करोड़ था, जो 4.8% ऑफ द जीडीपी है। This is very key figure and we have already discussed how meeting this target was a major macro achievement. अगर हम बात करेंगे मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट्स की, ओनली 52.1% ऑफ द टारगेट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है। कैपिटल इनफ्लोज लाइक स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज एक्सेट्रा, दे वर मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही मैसिव शॉर्टफॉल है, लेस देन 20% ऑफ द टारगेट वाज अचीव्ड। ये हमेशा यूपीएससी के मेंस आंसर में क्रिटिसिज्म के पॉइंट के रूप में आप इसको लिख सकते हो। रिपीटेड डिसइन्वेस्टमेंट जो है फेल्यूअर्स उनके रिड्यूस करेगा फिस्कल स्पेस एंड इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये जो शॉर्टफॉल देखने को मिला, इट विल इंडिकेट दैट मिडिल इनकम अर्नर्स और सैलरी क्लासेस बहुत ही प्रेशर में थे। इसका रीजन बहुत होता है, जॉब लॉसेस हो सकते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन हो सकती है, या लो कॉम्प्लायंसेस इन स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो स्लाइटली थोड़ा हायर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिला हमें। This is the only silver lining that suggests that large corporates have done very well and formal sector profit जो है थोड़ा सा better than expected था। GS3 के मेंस में फिस्कल कंसोलिडेशन या बजट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स है फिस्कल डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट क्या होते हैं, ये सारा आपको एक हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द न्यूज बेटर। So as we wrap up the fiscal section, let's look at what lies ahead. India may have achieved the 4.8% fiscal deficit target for this year, but 26 का year होगा brings new challenges and will require a very smarter and sharper strategies. अब एक हम 4 पॉइंट्स देखेंगे फोकस एरिया जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सस्टेनेबल बनाते हैं। स्ट्रेंथन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, अभी हमने देखा कि करंट ईयर का डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट था 20% ऑफ द टारगेट ही हम लोग अचीव कर पाए थे। एक बहुत ही मेजर रेड फ्लैग है फॉर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। टू फिक्स दिस, what we can do is government must revamp its PSU sales strategy, make it more strategic, market driven and less politically constrained. हमारे लिए एक बहुत ही परफेक्ट रिफॉर्म एग्जाम्पल है। आप लिख रहे होंगे तो हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन बोरोइंग ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, तो आप इसमें लिख सकते हो। अगर बात करें एनहांस द टैक्स बेस की, तो रादर देन इंक्रीजिंग टैक्स रेट, इंडिया नीड टू वाइडन द टैक्स नेट, है ना। कैसे कर सकते हैं हम लोग? इम्प्रूविंग कंप्लायंस यूजिंग एआई एंड बिग डेटा, टारगेट इनफॉर्मल सेक्टर्स अंडर रिपोर्टिंग करते हैं वो उनको, ब्रिंग मोर सर्विसेज अंडर जीएसटी। जितना ब्रॉड होगा ना टैक्स बेस, उतनी कम होगी फिस्कल स्ट्रेस हमारे लिए। अब सबका साथ सबका कंट्रीब्यूशन इज द न्यू मंत्रा फॉर द फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। If we talk about boost non-tax revenue, apart from taxes, government should focus on monetizing public assets as well, like toll, airports, land banks, etc. हो गए। ये जो होते हैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स हेल्प द गवर्नमेंट रेज मनी विदाउट बोरोइंग और रेजिंग द टैक्सेस। इस स्ट्रेटेजी को हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के फ्रेमवर्क के थ्रू स्केल अप भी कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिवाइज फिस्कल रोड मैप, तो 26 का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट को 4.4% ऑफ द जीडीपी रखना। तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को एक अपडेटेड और क्रेडिबल रोड मैप बनाना होगा, जहां पे बैलेंस करे ग्रोथ नीड्स को, सोशल स्पेंडिंग एंड डेट सर्विसिंग को। ये रोड मैप होना चाहिए बहुत ही प्रेडिक्टेबल, रियलिस्टिक और मीडियम टर्म विजन के साथ अलाइंड। अगर हम ये सारे टॉप पॉइंट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी बजट रिफॉर्म्स में GS3 में आते हैं।
ऐसे में भी आप लिख सकते हो दिस चैलेंज इज व्हाट वी कैन डू टू हैंडल इट, और कैसे हम नेक्स्ट ईयर का टारगेट अचीव कर सकते हैं. So let's end today's session on very thought-provoking note. India has now officially overtaken Japan to become the fourth largest economy in the world in terms of nominal GDP according to the Niti Aayog estimates. India का GDP है around $4.8 trillion, while Japan का 4.1 ट्रिलियन पे है. ये एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन क्या ये रैंकिंग सच में इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दिखाता है? हम लोग ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करना फर्दर. ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग वर्सेस रियल डेवलपमेंट. ये जो नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग होती है हमारी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, बट जीडीपी अलोन डज नॉट इक्वल प्रॉस्पेरिटी. What matters is how this wealth is distributed and how it improves citizens' lives. ये बात यूपीएससी एसए में स्पेशली बहुत रेलिवेंट होती है जब आप लिखोगे कि जीडीपी ग्रोथ होती है एलोन इज नॉट अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट. अगर हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें तो ये एक हमारे रियलिटी चेक है. जापान का पर कैपिटा जीडीपी अराउंड $33,000 है और इंडिया का बेयरली 2.580 पे है. That means on average a Japanese citizen is 13 times richer than an Indian. ये डिस्पैरिटी दिखाती है कि इनकम इनक्वालिटी, लो वेज प्रोडक्टिविटी एंड जॉबलेस ग्रोथ भी अभी हमारे चैलेंजेस परसिस्टेंट है. इस पॉइंट को हम मेंस आंसर में लिख सकते हैं जहां पे आप ग्रोथ वर्सेस इक्विटी का डिबेट डिस्कस कर रहे हो. इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करोगे तो इट्स स्टिल अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन इंडिया इज स्टिल इन द लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट. दैट मींस इंडिया इज ग्रोइंग इन वॉल्यूम but not yet in value or quality of life. Infrastructure, healthcare, education, per capita energy use etc. indicators है कि हम लोग अभी भी डेवलपिंग लेवल पर ही है. ये एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो जहां पे आप इंडिया के ग्रोथ मॉडल को एनालाइज करोगे. हमेशा याद रखिए जीडीपी टेल्स यू हाउ बिग योर वॉलेट इज. Per capita GDP tells you what is inside it. Always balance quantitative growth with qualitative transformation आपके लाइफ में भी और आपके आंसर्स में भी. So let's discuss एक critical UPSC level insights जो ये आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा कि क्या जीडीपी एक नेसेसिटी है या इज इट सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नेशनल स्ट्रेंथ. Let's go beyond GDP numbers and look at what really defines economic power. Structural transformation की जब बात करते हैं, इंडिया की GDP has grown, but क्या ये growth equally reflect होता है better infrastructure, improved living standards और social security में? It's a question, and the answer is not yet. Real economic strength अब तक तभी होती जब वर्क फोर्स होता जो मूव करेगा फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड प्रोडक्टिव सेक्टर्स. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होंगे, सिटीजन्स को मिलेगा हेल्थ एंड पेंशन कवरेज. ये सब अभी भी इंडिया के एक ग्रोथ मॉडल की वीक लिंक्स हैं. If we talk about international perception, despite overtaking Japan in GDP, India is not yet perceived as a serious geo-economic challenger like China. Why? Low per capita income है, weak export competitiveness, shallow technological capacity. जापान में जो है मीडिया ने भी इंडिया की जीडीपी क्रॉसओवर को उतना हाईलाइट नहीं किया, जबकि चाइना के 2010 जीडीपी जंप को जहां पे बहुत ग्लोबल अटेंशन मिला था. ये बताता है कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जीडीपी से नहीं पॉलिसी स्ट्रेंथ से आता है. अगर स्ट्रेटेजिक लेवरेज की बात करेंगे तो चाइना वर्सेस हमारे लिए केस स्टडी लोगे. चाइना यूज्ड जीडीपी राइज एज अ लॉन्च पैड. Belt Road Initiative, global infrastructure dominance, export-led policy expansion. जापान ने भी अपने इकोनॉमिक डिक्लाइन का जवाब दिया है थ्रू एबिनॉमिक्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स इंसेंटिव्स एंड टेक-लेड इनोवेशन. इंडिया को भी जीडीपी को लेवरेज करना होगा, उनको पुश करना होगा, बोल्ड रिफॉर्म्स लाने होंगे, एक्सपांड करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बिल्ड करना पड़ेगा, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज को. हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जीडीपी का डायरेक्ट लिंक डेवलपमेंट से नहीं होता. पावर और परसेप्शन दोनों अलग चीज होती है और साइज मैटर नहीं करेगा. स्ट्रेटेजिकली कैसे हम एक्ट करते हैं मैटर करता है. ट्रू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लाइज इन हाउ यू यूज योर ग्रोथ, नॉट जस्ट हाउ मच यू ग्रो.
ये नैरेटिव आप अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। इट वुड क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द इवैल्यूएटर। अब हमने ये समझा है कि जीडीपी अलोन इज नॉट इनफ। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट ट्रूली डिफाइंस अ पावरफुल इकोनॉमी। द स्लाइड ये जो हमारी है, आज आपको 4 पिलर्स देखी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक सस्टेनेबल नेशनल स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो रियल डेवलपमेंट तब होती है जब हर क्लास, कास्ट, जेंडर और ज्योग्राफी को उसमें हिस्सा मिलता है। Economic growth should reduce inequalities, empower marginalized communities and bridge the rural, urban and interstate divide. हमारे जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको बहुत ही इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। आप सोचोगे ग्रोथ विदाउट इक्विटी कैन वाइडन द सोशल फ्रैगमेंटेशन एंड इट वुड रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस। सो दिस बिकम्स अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। स्किल्ड वर्कफोर्स क्या कर सकता है? हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स करने की जरूरत है, ट्रेन्ड इन बोथ टेक्निकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी स्किल डेवलपमेंट सिर्फ प्लम्बिंग या कारपेंटरी तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो एआई, डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, रोबोटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में भी हम थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, एक रियल इंजन ऑफ इनोवेशन लेड ग्रोथ होता है, becomes very important. If we talk about technological advancement, the third pillar, countries that lead the world today like US, South Korea, Israel, all have strong domestic R&D ecosystem. हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सेमीकंडक्टर टेक में, ग्रीन एनर्जी में, स्पेस एंड डिफेंस इनोवेशन में, एडटेक एंड एग्रीटेक में। ये इनोवेशन जो होता है इकोसिस्टम में, मेक इन इंडिया जैसे, उनको शिफ्ट करके इन्वेंट इन इंडिया होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, उनको सोवरेनिटी की जरूरत होती है। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस वुड बी। इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल हमें अगर पावर बनना है तो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड काफी नहीं रहेगी। व्हाट वी नीड टू डू इज यू शुड बिकम एक्सपोर्ट रेजिलिएंट, स्पेशली इन हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज, सप्लाई चेन लीडरशिप में हो गया। इसके लिए क्या जरूरी होगा? कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स, ट्रेड पैक्ट क्लैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर एमएसएमईज। इससे हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे हमारा एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस की स्ट्रेटेजी को। अगर आप देखोगे, रियल इकोनॉमिक पावर इज नॉट कितना जीडीपी का साइज है आपका, इट्स ऑलवेज अबाउट who benefits from the growth, who drives it, and how this thing is future proof. तो आप ये जो 4 पिलर्स है, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्किल्ड वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट एज, इसको एक फ्रेमवर्क बना के आंसर रेडी कर सकते हो। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट अ वेरी कंस्ट्रक्टिव नोट। अगर उस पे करेंगे तो इंडिया को ट्रूली क्या चाहिए, या इफ इट नीड्स टू कन्वर्ट इकोनॉमिक मोमेंटम इनटू अ लास्टिंग नेशनल स्ट्रेंथ, व्हाट इट वुड डू। जीडीपी रैंकिंग्स में राइज एंड फॉल होता है, बट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है सस्टेन करता है रियल पावर को। अगर हम बात करेंगे, हम लोग एक ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां पे वी वुड अंडरस्टैंड कि क्या रियल स्ट्रेंथ के बेसिस होते हैं इकोनॉमी के। अगर हम देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में एक बेस होता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का। इंडिया मस्ट मॉडर्नाइज इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस, फोकस ऑन हाई वैल्यू सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, ईवी, डिफेंस एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, उसको एक बूस्ट मिलेगी। ये सिर्फ एक मेक इन इंडिया होना नहीं चाहिए, बल्कि क्रिएट फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए, क्रिएट फॉर वर्ल्ड। इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। हमारा जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हम कैसे स्किल्ड बना सकते हैं, हमारी जो NEP 2020 है उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक ग्राउंड लेवल पर ऑनेस्टली उनको इम्प्लीमेंट करके वी कैन रेडी आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इफ वी टॉक अबाउट द हेल्थ केयर में इन्वेस्ट इन भारत बैकबोन। लिटरली पोस्ट कोविड वन ट्रूथ इज वेरी क्लियर कि हेल्थ केयर जो है इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना। एंड इंडिया नीड्स लास्ट माइल एक्सेस इन रूरल जोन्स, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। इससे क्या होता है, एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच होगा। जैसे ये जो आयुष्मान भारत है और PM आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इनको एक हम बूस्ट कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट
infrastructure. India needs to build green, resilient and very digitally smart infrastructure. This includes electric highways, green ports, urban mass transit, etc. ये क्या करेगा, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स एंड वाटर रिसाइकलिंग की भी बात करोगे आप, तो इससे क्या होता है, बहुत ही क्लाइमेट रिजिलियंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, हम उसको प्रमोट कर सकेंगे। हमारे GS3 के जो एनवायरमेंट बेस्ड आंसर्स होते हैं, आप इस पे वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। इंडिया का देखना आप हमेशा फ्यूचर डिपेंड करेगा GDP के डेटा पॉइंट्स में नहीं, बट ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर इंडस्ट्रियल बेस, how empowered our youth is, and how protected is our public health, and how resilient is our नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 पॉइंट जो है आप स्पेशली लिख सकते हो, आपके पॉलिसी में कोई क्वेश्चन आता है तो। ऐसे टॉपिक्स जैसे इंडिया एट 100 विजन फॉर 2047, ऐसे सारे टॉपिक्स में आप इसको लिख सकते हो एज अ फ्रेमवर्क। तो लेट्स रैप अप today's session, today's macroeconomic discussion with 4 takeaways that perfectly summarize India's economic path ahead. ये सिर्फ डेटा का रिपीटेशन नहीं है, these are the core principles that can guide India towards true global economic leadership. आप बात करोगे first one, beyond GDP rankings. GDP रैंकिंग सिर्फ एक हेडलाइन देता है, असली कहानी तो ये होती है कि क्या हर सिटीजन एम्पावर्ड है, क्या गवर्नेंस अकाउंटेबल है, क्या ग्रोथ इंक्लूसिव है। ये लेसन हमें याद दिलाता है कि हमें कोई भी सक्सेस मेजर करने के लिए सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखना पड़ता है हमेशा। If we talk about the sectoral growth, agriculture, manufacturing, service sector जो होते हैं पिलर होते हैं जिनका साइमल्टेनियसली अपलिफ्ट करना जरूरी होता है। एग्रीकल्चर में आप देखोगे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हमें बढ़ाना चाहिए, सर्विस में भी इनोवेशन और स्किलिंग पर फोकस होनी चाहिए। ये जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसके उसको अगर हमने बना दिया तो इंडिया की ग्रोथ जो है जॉबलेस भी नहीं होगी और इनइक्वल भी नहीं होगी। If we talk about the fiscal discipline without development या with development, हमें fiscal prudence की जरूरत होती है, पर अगर सिर्फ और मतलब एक ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सफर करने की बात हो तो इसका सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग विद स्मार्ट रिस्ट्रेंट, जितनी जरूरत है उतना खर्च, पर प्रोडक्टिव सेक्टर्स में और इम्पैक्ट ओरिएंटेड आउटकम्स के लिए ज्यादा। इफ यू टॉक अबाउट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, हमने अभी देखा कि थोड़ा सा रियल टाइम डेटा जैसे अभी कर्नाटका ने लॉन्च किया है, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट होती है, मोर रिस्पॉन्सिव होती है एंड अकाउंटेबल भी होती है। ये एक बहुत ही एक एग्जाम्पल है ऑन हाउ वी कैन गेट पॉलिसी फीडबैक्स, वेलफेयर स्कीम को कैसे ट्रैक करना है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत अच्छी के तरीके से बिल्ड होगा। तो अब हमने जो सारे ये जो इश्यूज देखे, इससे भी एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर आप लिख सकते हो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने फेयर है, हमारी ग्रोथ कितनी इंक्लूसिव है और हम लोग कितने रेडी है फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स। अगर आप ये चारों पॉइंट्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक वी हैव कवर्ड लिटरली जीडीपी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की हमने, फिस्कल डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है बात किया, डेटा लेड गवर्नेंस इन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा एक पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है ये देखा। डाउनलोड द फाइल गिवन, रिवाइज इट ऑफन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें टॉपर की तरह सोचना है, पॉलिसी मेकर की तरह लिखना है। Keep revising, keep reading newspaper. I shall meet you tomorrow. Signing off. Bye. Veranda IAS, where your dream becomes reality.